Hello everyone, myself विकास सैनी वेलकमिंग यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सबको पता है हमने अपना जर्नल चैप्टर शुरू किया हुआ था जिसमें हमने ऑलमोस्ट सारी टाइप की ट्रांजैक्शन कर ली। उसमें से हमारी कुछ ट्रांजैक्शंस पेंडिंग है और उसमें से आज हम कुछ ट्रांजैक्शंस कवर अप करेंगे लाइक प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस आज हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। चलिए पढ़ते हैं फिर। एंड आवर फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज रिलेटेड टू द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कि लाइक जो आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं उनका आप क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करोगे। बेसिकली हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड है। यहाँ पर हमें दे रखा है सैलरीज आउटस्टैंडिंग ₹50,000 ऑफ पीएनस। लाइक आपको पीएन है जो आपके ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपने उनकी सैलरी अभी पे नहीं करी। और सैलरी आपने कितने नहीं पे करी, आपने 50,000 उनकी सैलरी थी वो आपने अभी पे नहीं करी। सैलरीज लाइक आउटस्टैंडिंग सैलरीज को समझने से पहले आपको दो कंसेप्ट समझने पड़ेंगे। पहला कंसेप्ट क्या था आपका, एक्रूअल कंसेप्ट। और एक्रूअल कंसेप्ट क्या था ये मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में करा रखा है। जब भी आपको आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड से रिलेटेड जर्नल एंट्री पास करनी है, आपको तुरंत ही अपने माइंड में क्या रिकॉल करना है कि हम बुक्स में ट्रांजैक्शन एक्रूअल बेसिस पे करते हैं, ना कि कैश बेसिस पे। एक्रूअल बेसिस हमें क्या बोलता है, अगर इस साल का खर्चा या इस साल की इनकम है तो हम उसे इसी साल में रिकॉग्नाइज करेंगे। यहाँ पर दे रखा है कि आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरीज पड़ी हैं 50,000 की। आउटस्टैंडिंग स्टडी करने से पहले हम नॉर्मल एंट्री स्टडी कर लेते हैं। लाइक जब आप कोई भी सैलरी पे करते हो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है। आपको पता है सैलरी क्या होती है, आपका सैलरी होती है आपका एक्सपेंस। और जब आप सैलरी पे करते हो इससे बिजनेस से बाहर क्या जाता है, या तो आप कैश में पेमेंट करोगे या आप चेक वगैरह से पेमेंट कर देते हो। कहाँ कहाँ पर इम्पैक्ट आता है, एक तो आएगा सैलरी पे इम्पैक्ट, दूसरा आएगा आपके कैश पे इम्पैक्ट। क्योंकि सैलरी एक्सपेंसेस है इसलिए आप क्या करते हो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और कैश बाहर गया। रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। उस सिचुएशन में आपकी जर्नल एंट्री की होती है, जब आप सैलरी पे कर देते हो तब आपकी जर्नल एंट्री रहती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये जर्नल एंट्री होती है आपकी नॉर्मली जब आप सैलरी पे कर देते हो। बट यहाँ पर तो आपने सैलरी पे नहीं करी। क्योंकि आपने सैलरी पे नहीं करी और ये खर्चा भी इसी साल का था, किस किस अकाउंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे। क्योंकि सैलरीज इसी साल की थी और आपने वो पे नहीं करी, इसका मतलब है वो आपकी आउटस्टैंडिंग पड़ी है। पहला इम्पैक्ट आपके सैलरीज अकाउंट पे आएगा। और अगर आप कैश में पे कर देते तब तो बिजनेस से बाहर कैश चला जाता, बट आपने कैश तो पे नहीं किया। अब जो सैलरीज आपका एक्सपेंस था, क्योंकि वो आपने इस साल पे नहीं किया, आप इसे फ्यूचर में तो पे करोगे ना। जो हमें अमाउंट फ्यूचर में पे करना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लायबिलिटी। किस किस अकाउंट पे इम्पैक्ट आया, एक तो आएगा आपका सैलरीज पे इम्पैक्ट और दूसरा इम्पैक्ट किस पे आएगा आपका आउटस्टैंडिंग सैलरीज। आउटस्टैंडिंग सैलरीज का मतलब क्या है, ये है आपकी लायबिलिटी जो कि आपको फ्यूचर में पे करनी है। दो अकाउंट पे इम्पैक्ट आया, एक अकाउंट है आपका सैलरीज, दूसरा अकाउंट है आपका आउटस्टैंडिंग सैलरीज। आपके किस किस अकाउंट पे इम्पैक्ट आया, एक तो सैलरी, क्योंकि सैलरी इस साल का खर्चा था, आप उसे चाहे पे करो या ना पे करो वो तो इस साल का एक्सपेंस है। फर्स्ट अकाउंट पे इम्पैक्ट आया आपके सैलरीज पे, और क्योंकि सैलरी आपने इस साल पे नहीं करी, फ्यूचर में तो पे करोगे। जो अमाउंट हमें फ्यूचर में पे करना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लायबिलिटी। आपके दो अकाउंट पे इम्पैक्ट आया, सैलरीज और आउटस्टैंडिंग सैलरीज। हमने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम इस ट्रांजैक्शन को कर लेते हैं अपनी पहले मॉडर्न अप्रोच से। मॉडर्न अप्रोच में सैलरीज कहाँ पर रहती हैं आपकी, सैलरीज रहती हैं आपकी एक्सपेंसेस में। मॉडर्न अप्रोच का रूल क्या है, अगर आपके एक्सपेंस इंक्रीज होंगे आप उसे जर्नल एंट्री में डेबिट करोगे। क्योंकि ये इस साल का खर्चा है इसलिए आप क्या करोगे, जर्नल एंट्री में आप जर्नल एंट्री में लिखोगे सैलरीज अकाउंट डेबिट। और सेकंड इम्पैक्ट किस पे आया, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, क्योंकि आपको फ्यूचर में पे करनी है, आपने अभी पे नहीं करी। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या आपकी लायबिलिटी।
लायबिलिटी का रूल क्या है, अगर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होंगी आप उसे करोगे जर्नल एंट्री में क्रेडिट। सो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। सो ये रहेगी आपकी नॉर्मल जर्नल एंट्री। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इस तरफ लिख दिया। सो आप इसे प्रॉपर रिकॉर्ड करना जब आप इसे एग्जाम में सोल्व करोगे। सो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज, अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा आपका 50 के और यहाँ पर भी कितना आएगा 50 के। सो इस ट्रांजैक्शन में कहाँ कहाँ पर इम्पैक्ट आया, सैलरीज पे और आउटस्टैंडिंग सैलरी पे। सैलरी आपकी इस साल का खर्च है इसलिए हमने उसे डेबिट कर दिया। आउटस्टैंडिंग सैलरीज क्योंकि आपने इस साल तो पे नहीं किया, फ्यूचर में तो पे करोगे, सो वो आपकी क्या बनेगी, लायबिलिटीज़, इसलिए हमने इसे कर दिया जर्नल एंट्री में क्रेडिट। और यही ट्रांजैक्शन अब हम कर लेते हैं अपनी ट्रेडिशनल अप्रोच से। सो ट्रेडिशनल अप्रोच में सैलरीज कहाँ पर आती थी, सैलरीज आती थी नॉमिनल में। नॉमिनल का क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो हमने एक्सपेंसेस को क्या कर दिया, डेबिट। और आउटस्टैंडिंग सैलरीज कहाँ पर आती थी, मतलब कोई भी आउटस्टैंडिंग प्रीपेड ये सब रहते थे आपके पर्सनल में, और पर्सनल में भी कहाँ पर, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में। सो पर्सनल का रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सो क्योंकि आप तो सैलरी पे करोगे ना फ्यूचर में, सो आप क्या हो, मतलब आपका बिजनेस क्या है, गिवर, इसलिए आप यहाँ पर क्या लिखोगे, टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज। सो ये ट्रांजैक्शन हमने दोनों अप्रोच से समझ ली, ट्रेडिशनल से भी मॉडर्न से भी। और जो इससे पहली ट्रांजैक्शन थी ये मैंने आपको इसलिए बताई ताकि आपको ये समझ आ सके कि जब हम सैलरी पे करते हैं उस टाइम क्या जर्नल एंट्री होती है, और जब हम सैलरी पे नहीं करते वो हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी बनती है, उस सिचुएशन में हम क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं। एंड आवर नेक्स्ट जर्नल एंट्री इज sold goods costing rupees 40,000 to Ram at a profit of 25% and allowed him 10% trade discount and paid for cartage rupees 1,000 to be charged from him। कि आपने 40,000 की क्या करी है, आपने सेल करी है, किसको, आपने 40,000 के गुड्स बेचे हैं राम को। 40,000 क्या आता है उनका कॉस्ट प्राइस, मतलब जितना आपका खर्चा आया उनको प्रोड्यूस करने में, और उस पर फिर आपने क्या चार्ज किया, प्रॉफिट। प्रॉफिट का रेट क्या दे रखा है आपको, 25%। और फिर आप उसे क्या अलाउ कर रहे हो, ट्रेड डिस्काउंट। और इसके अलावा उनका कार्टेज, मतलब जब आपने उसे सेल करी, जब आपने गुड्स उसके प्लेस पे भेजे होंगे, सो आपने कोई ट्रक वगैरह हायर की होगा, उसका खर्चा कितना आया था, 1,000। वो एक्सपेंस किसे पे करना था, वो एक्सपेंस पे करना था राम को, बट राम ने अभी पे नहीं किया, आपने राम के बिहाफ पे डायरेक्ट उसे पे कर दिया। सो ये थी आपकी ट्रांजैक्शन। सो ये ट्रांजैक्शन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि यहाँ पर आपको दे रखा है कॉस्ट प्राइस, उसके बाद उसने दे रखा है आपको प्रॉफिट, फिर आपने उसे दे रखा है ट्रेड डिस्काउंट। सो जब भी आप किसी को अपने प्रोडक्ट बेचोगे तो सबसे पहले आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे, लाइक जो भी आपकी कॉस्ट आ रखी है सबसे पहले आप उसे ट्रेड डिस्काउंट दोगे या प्रॉफिट चार्ज करोगे, क्योंकि सेलर का मेन एम क्या रहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करूं। सो सबसे पहले सेलर कॉस्ट प्राइस पे क्या चार्ज करता है, प्रॉफिट। सो कॉस्ट कितनी दे रखी है उसने आपको, कॉस्ट प्राइस दे रखा है उसने आपको 40,000। सो सबसे पहले आप 40,000 पे क्या चार्ज करोगे, आप 40,000 पे चार्ज करोगे प्रॉफिट, क्योंकि सेलर क्या चाहेगा कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा कैश आए। सो प्रॉफिट का रेट क्या दे रखा है, 25%। सो कॉस्ट प्राइस में सबसे पहले आप क्या ऐड करोगे, प्रॉफिट। प्रॉफिट का रेट क्या दे रखा है, 25%। सो 25% इसका कितना आएगा, ये रहेगा आपका 10,000। सो आपका लिस्ट प्राइस कितना हुआ है, लिस्ट प्राइस हो चुका है आपका 50,000। अब आप इस 50,000 पे उसे क्या ऑफर करोगे, आप उसे ऑफर करोगे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना दे रखा है, ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है आपको 10%। सो ट्रेड डिस्काउंट किस वैल्यू पे चार्ज होता है, ट्रेड डिस्काउंट चार्ज होगा आपके लिस्ट प्राइस पे। सो ट्रेड डिस्काउंट कितना आया, 5,000, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। सो आपकी ट्रांजैक्शन कितने से रिकॉर्ड होगी, आपकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी 45,000 से। सो 45,000 की आपने उसे क्या करी है, 45,000 की आपने उसे सेल करी है, और 1,000 किराया जो कि ट्रक वगैरह का किराया था वो पे किसे करना था, राम को पे करना था। राम के बिहाफ पे वो भी खर्चा बिजनेस ने खुद पे कर दिया। सो किस किस अकाउंट पे इम्पैक्ट आया, सो सबसे पहले इम्पैक्ट आएगा राम के अकाउंट पे,
सेकंड इम्पैक्ट किस पे आएगा, सेल्स अकाउंट पे। और थर्ड इम्पैक्ट किस पे आएगा, थर्ड इम्पैक्ट आएगा आपके कैश अकाउंट पे, क्योंकि जो खर्चा राम ने पे करना था वो आपने राम के बिहाफ पे पे कर दिया। इसका मतलब इनडायरेक्टली आपने राम को कैश दे दिया, क्योंकि सपोज करो जो राम का खर्चा था वो राम को पे करना था, राम ने वो पे नहीं किया, वो किसने पे कर दिया, बिजनेस ने पे कर दिया। सो एक तरीके से बिजनेस ने इनडायरेक्ट पेमेंट किसे करी है, राम को करी है। सो सेकंड इम्पैक्ट किस पे आएगा, आपके कैश अकाउंट पे। अब काफ़ियों के माइंड में ये चल रहा होगा कि सर कार्टेज अकाउंट पे क्यों नहीं इम्पैक्ट आया। कार्टेज अकाउंट पे इसलिए इम्पैक्ट नहीं आया क्योंकि कार्टेज किसे पे करना था, राम को। और बुक्स में हम ट्रांजैक्शन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो पर्सनल खर्चा था राम का और वो पे किया है बिजनेस ने। सो एक तरीके से बिजनेस ने इनडायरेक्ट पेमेंट कर दी किसे, राम को। सो राम अकाउंट पे इम्पैक्ट आया, सेल्स अकाउंट पे इम्पैक्ट आया और थर्ड इम्पैक्ट आया आपके कैश अकाउंट पे। सो सबसे पहले आपने सेल्स कितने की करी, 45,000 की। कैश आपने कितना पे कर दिया उसे, 1,000। और राम क्या है, राम है आपका रिसीवर, क्योंकि राम पे सामान भी आया और राम को एक तरीके से आपने पेमेंट भी कर दी। सो पहले से कर लेते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच से। सो ट्रेडिशनल अप्रोच में राम कहाँ पर आएगा, पर्सनल में। सेल्स कहाँ पर आएंगी, नॉमिनल में। कैश कहाँ पर आएगा, रियल में। सो राम क्या है आपका रिसीवर, इसलिए आप जर्नल एंट्री में क्या करोगे, आप जर्नल एंट्री में करोगे राम डेबिट। और सेल्स क्या है आपकी, सेल्स होती है आपकी एक तरीके से इनकम। सो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इसलिए आप यहाँ पर क्या लिखोगे, टू सेल्स अकाउंट। और थर्ड इम्पैक्ट किस पे आया, कैश पे, क्योंकि आपने कैश किसको पे कर दिया, एक तरीके से ट्रक वाले को पे किया, जो कि पे किसे करना था, राम को। सो आपने एक तरीके से राम को इनडायरेक्ट पेमेंट कर दी। सो थर्ड इम्पैक्ट आएगा आपके कैश अकाउंट पे। सो कहाँ कहाँ पर इम्पैक्ट आया ये भी हमने देख लिया। कैश कहाँ पर आता है, रियल में। रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो व्हाट गोज आउट कैश, इसलिए हमने उसे कर दिया क्रेडिट। और राम को आपने सेल कितने की करी, ये हमने निकाल ली 45,000 से। सो 45,000 से आप रिकॉर्ड करोगे सेल्स अकाउंट में। और कैश आपने राम को इनडायरेक्ट कितना पे किया, 1,000 रुपये। सो राम कितने से रिसीवर हुआ आपका, 45,000 के आपने उसे गुड्स दी हैं, 1,000 की पेमेंट आपने राम के बिहाफ पे कर दी। सो राम रिसीवर हुआ है 46,000 का। उसके बाद आप यहाँ पर सिंपल सी नरेशन लिखोगे और इस जर्नल एंट्री को कर दोगे क्लोज। सो ये हो चुकी है आपकी ट्रांजैक्शन एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच। अब हम इसे कर लेते हैं मॉडर्न अप्रोच से। सो मॉडर्न अप्रोच में राम कहाँ पर आएगा, राम आएगा आपके डेटर्स में, क्योंकि आपने राम को क्रेडिट पे सामान बेचा है। सो डेटर्स किस में आते हैं, एसेट्स में। एसेट्स का रूल क्या है, अगर एसेट्स बढ़ रहे हैं उसे कर दोगे आप डेबिट। सो हमने राम को कर दिया डेबिट। और कैश कहाँ पर आता है, कैश भी आता है एसेट्स में, क्योंकि कैश आपके बिजनेस से डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि आपने पेमेंट करी है, इसलिए हमने उसे कर दिया जर्नल एंट्री में क्रेडिट। सेल्स कहाँ पर आती हैं, सेल्स आती हैं आपकी इनकम की कैटेगरी में। सो इनकम का क्या रूल था, अगर बढ़ेगी क्रेडिट, घटेगी डेबिट। सो इसलिए हमने सेल्स को किया है क्रेडिट। सो ये ट्रांजैक्शन हो चुकी है आपकी एज पर मॉडर्न अप्रोच। अब हम स्टडी कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। एंड आवर नेक्स्ट जर्नल एंट्री इज रिलेटेड टू द प्रीपेड एक्सपेंसेस। लाइक प्रीपेड एक्सपेंसेस का क्या ट्रीटमेंट होता है। सो उसने हमें ट्रांजैक्शन दे रखी है, रेंट पे किया आपने 12,000 1 जुलाई 2022 को फॉर 1 ईयर। आपने पूरे साल की पेमेंट कर दी 1 जुलाई को। सो आपको पता है एक साल में कितने मंथ होते हैं, 1 ईयर में होते हैं 12 मंथ। और आपने 1 जुलाई को पेमेंट करी है। सो आपने पेमेंट इस साल की कितनी करी है, 9 महीने की, क्योंकि पूरे साल का आपने पेमेंट किया है। रेंट कितने का पे किया आपने, पूरे के पूरे साल का। यहाँ पर दे रखे है कि आपने रेंट पे किया 12,000 और आपने पे कब किया, 1 जुलाई को। और फॉर दी 1 ईयर, मतलब पूरे साल का रेंट आपने एक साथ पे कर दिया, 1 जुलाई को पे किया। सो आपका पेमेंट शेड्यूल क्या था, आपने 1 जुलाई 2022 से लेकर आपने 1 जुलाई 2023 की पेमेंट कर दी। और क्योंकि आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज कब होता है, आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है 31 मार्च को।
सो 1 जुलाई 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक कितने मंथ्स हैं? ये हैं आपके 9 मंथ। सो इस साल का आपने कितना रेंट पे किया है? 9 महीने का, और 3 महीने का रेंट आपने एडवांस में पे कर दिया। सो अब इसकी क्या क्या जर्नल एंट्री रहेंगी, पहले हम वो सीखेंगे। सो जब आपने 1 जुलाई को पूरा का पूरा रेंट पे कर दिया, उस टाइम पे किस किस अकाउंट पे इम्पैक्ट आया होगा? एक तो इम्पैक्ट आएगा आपके रेंट अकाउंट पे, सेकंड इम्पैक्ट किस पे आएगा? या तो आप कैश में पे करोगे या आप पे करोगे बैंक वगैरह से। सो अभी के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि आपने पेमेंट करी है कैश से। सो सेकंड इम्पैक्ट आएगा आपके कैश अकाउंट पे। सो क्योंकि आपने रेंट पे किया, रेंट कहाँ पर आता है? एक्सपेंसेस में। एक्सपेंसेस का क्या रूल है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो आप 1 जुलाई 2022 को क्या जर्नल एंट्री करोगे? आप उस टाइम जर्नल एंट्री करोगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्योंकि कैश कहाँ पर आता है? कैश आता है रियल में। रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और आप ये जर्नल एंट्री करोगे 12,000 से। सो 1 जुलाई 2022 को क्या जर्नल एंट्री होगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। सो ये तो आपने उस टाइम शो कर दिया कि आपने रेंट पे कर दिया। अब आपको पता है जब 31 मार्च आएगी, क्योंकि हम अपने अकाउंट्स किस भी आप पे बनाते हैं? हम बनाते हैं एक्रूअल बेसिस पे। क्योंकि इस साल तो सिर्फ 9 महीने का ही रेंट पे किया, 3 महीने का रेंट तो अगले साल में रिकॉग्नाइज करना है आपको, क्योंकि वो किस साल का है? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का। सो क्योंकि वो आपने एडवांस में पे कर दिया। अगर आप कोई पेमेंट एडवांस में कर देते हो, वो क्या बन जाता है आपका? वो बन जाता है आपका एसेट। सो क्योंकि आपने यहाँ पर तो पूरे के पूरे 12 महीने का रेंट शो कर दिया, बट क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ 9 महीने का रेंट शो करना है, क्योंकि 3 महीने का रेंट आपने अगले साल का इस साल में ही पे कर दिया। सो वो आपको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज आपके प्रॉफिट सही कैलकुलेट नहीं होंगे। क्योंकि जो नेक्स्ट ईयर का खर्चा है वो आप इसी साल में शो कर रहे हो, सो आपके प्रॉफिट उससे कम हो जाएंगे। सो इसके लिए आपको एक रिवर्स एंट्री पास करनी पड़ेगी। वो किसकी होगी? प्रीपेड एक्सपेंसेस से। क्योंकि 3 महीने का रेंट आपने एडवांस में पे कर दिया। सो किस किस अकाउंट पे इम्पैक्ट आएगा? एक तो इम्पैक्ट आएगा प्रीपेड रेंट पे, क्योंकि आपने एडवांस में रेंट पे कर दिया। और सेकंड इम्पैक्ट किस पे आएगा? सेकंड इम्पैक्ट आएगा आपके रेंट अकाउंट पे, क्योंकि जो आपने पूरा का पूरा रेंट एज अ एक्सपेंस शो कर दिया था, अब वो भी आपको रेड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो अगले साल का था ना। सो कहाँ कहाँ पर इम्पैक्ट आया? प्रीपेड रेंट पे। सेकंड इम्पैक्ट आया आपके रेंट पे। और क्योंकि आपने रेंट एडवांस में पे कर दिया, ये आपका क्या बना? ये आपका बना एसेट। सो एसेट्स को हम क्या करते हैं? एसेट्स को करते हैं हम जर्नल एंट्री में डेबिट, क्योंकि आपके एसेट्स का बैलेंस इंक्रीज हुआ है। सो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? आपकी जर्नल एंट्री रहेगी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट। और क्योंकि आपने पहले पूरा का पूरा रेंट इसी साल में शो कर दिया था, 3 महीने का रेंट तो अगले साल का था, सो वो आपको अब माइनस करना पड़ेगा। सो जो पहले आपने डेबिट कर रखा है, अब आप उसे क्या करोगे? अब आप उसे करोगे क्रेडिट। सो आपकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी? प्रीपेड रेंट टू रेंट। और आपने प्रीपेड कितना किया है? मतलब आपने एडवांस में सिर्फ 3 महीने का पे किया है। अगर पूरे साल का 12,000 है तो 3 महीने का कितना होगा? 3 महीने का ऑब्वियस सी बात है 3,000 रहेगा। सो 3,000 से आप ये जर्नल एंट्री पास करोगे। सो नॉर्मल जर्नल एंट्री क्या रहेगी? जब आप रेंट पे करोगे उस टाइम तो आप पूरी की पूरी जर्नल एंट्री शो करोगे, लाइक कितने का आपने रेंट पे किया है। सो आपकी जर्नल एंट्री रहेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पर आपने 12,000 से जर्नल एंट्री पास कर दी, बट उसमें से 3,000 रेंट तो अगले साल का था, वो भी अब आपको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉफिट सही से कैलकुलेट नहीं होंगे। सो आपकी सेकंड जर्नल एंट्री क्या रहेगी? प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट, क्योंकि प्रीपेड रेंट क्या आपका एसेट, एसेट आपका नया क्रिएट हुआ, आप उसे करोगे जर्नल एंट्री में डेबिट। और जो पहले आपने एक्सपेंस दिखा रखा था, एक्सपेंस का क्या रूल होता है?
अगर एक्सपेंस इंक्रीज होंगे आप उसे डेबिट करोगे, एक्सपेंस डिक्रीज होंगे आप उसे क्रेडिट करोगे। सो क्योंकि आपके एक्सपेंस डिक्लाइन हुए इसलिए आपने इसे कर दिया जर्नल एंट्री में क्रेडिट। सो ये आपकी ट्रांजैक्शन होगी प्रीपेड एक्सपेंसेस से रिलेटेड। अब काफ़ी बार एग्जामिनर जब आपके टीचर आपको क्वेश्चन देंगे वो सिर्फ आपको यही जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोलेंगे, वो आपको कभी भी कंप्लीट एंट्री नहीं देंगे। जैसे यहाँ पर क्या दे रखे हैं, यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि आपने 12,000 का रेंट पे किया और वो पूरे साल का था और आपको डेट भी दे रखी है। सो जब आप रेंट पे करोगे उस टाइम पे ये जर्नल एंट्री होगी। और एडजस्टमेंट एंट्री कब होती है? एडजस्टमेंट एंट्री होती है आपकी 31 मार्च को। सो 31 मार्च को आपकी ये जर्नल एंट्री रहेगी। जैसे कि हम इसको एक और ट्रांजैक्शन से समझ सकते हैं, यहाँ पर दे रखा है आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर ₹1,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। अब इस ट्रांजैक्शन में आपको सिर्फ ये बता रखा है जो आपने रेंट पे किया 1,000 रेंट नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। उसने आपको ये नहीं बताया आपने टोटल रेंट कितना पे किया। सो आप यहाँ पर ये जर्नल एंट्री पास नहीं करोगे, आप सिर्फ यहाँ पर प्रीपेड से रिलेटेड जर्नल एंट्री पास करोगे। बट इस ट्रांजैक्शन में आपको उसने पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी थी कि इतना रेंट पे किया उसमें से इतना रेंट प्रीपेड है। सो पहले हमने जितना रेंट पे किया वो जर्नल एंट्री करी, फिर जो आपकी एडजस्टमेंट एंट्री रहेगी 31 मार्च को वो जर्नल एंट्री भी हमने पास कर दी। सो ये थी आपकी प्रीपेड से रिलेटेड जर्नल एंट्री। अब हम कर लेते हैं कि जब वो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीपेड एक्सपेंसेस से रिलेटेड ही ट्रीटमेंट पूछ रहा है। सो उसने आपको क्या बताया कि जितना आपने रेंट पे किया 1,000 उसमें से प्रीपेड है, मतलब जो अगले साल का है। सो वो क्योंकि आपके नेक्स्ट ईयर का है, सो किस किस अकाउंट पे इम्पैक्ट आएगा? एक तो इम्पैक्ट आएगा आपके प्रीपेड रेंट पे। प्रीपेड रेंट अगर वो आपको सपोज करो इंश्योरेंस दे देगा तब क्या किस पे इम्पैक्ट आएगा? प्रीपेड इंश्योरेंस पे। सो पहला इम्पैक्ट किस पे आया? प्रीपेड रेंट पे। और सेकंड इम्पैक्ट किस पे आएगा? रेंट अकाउंट पे, क्योंकि आपने पहले ये जर्नल एंट्री पास कर दी होगी। सो अब उतने से रेंट आपको रेड्यूस करना पड़ेगा। सो आपके एक्सपेंस डिक्लाइन होंगे, इसलिए आप जर्नल एंट्री में यहाँ पर क्या करोगे? टू रेंट अकाउंट। और आपके एसेट कितने से इंक्रीज होंगे? एसेट इंक्रीज होंगे जितना आपने रेंट एडवांस में पे कर दिया। सो क्योंकि आपके एसेट इंक्रीज हुए इसलिए आप जर्नल एंट्री में लिखोगे प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट। सो आपकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी? प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा? 1,000। और यहाँ पर भी कितना आएगा? 1,000। और ये जर्नल एंट्री कैसे बनी? इतने से आपका एसेट इंक्रीज हुआ जर्नल एंट्री में डेबिट, इतने से आपके एक्सपेंसेस डिक्लाइन हुए उसको आपने कर दिया जर्नल एंट्री में क्रेडिट। और अब हम इसी ट्रांजैक्शन को कर लेते हैं अपनी ट्रेडिशनल अप्रोच से। सो ट्रेडिशनल अप्रोच में प्रीपेड रेंट कहाँ पर आएगा? ये आएगा आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। और रेंट कहाँ पर आएगा? रेंट आएगा नॉमिनल में। नॉमिनल का क्या रूल है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। क्योंकि जो पहले आपका रेंट था अब आपको उतने से रेड्यूस करना पड़ेगा, मतलब क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर का रेंट है। सो इस साल में आपके उतने से एक्सपेंस रेड्यूस होंगे, इसलिए आप उसे करोगे जर्नल एंट्री में क्रेडिट। और प्रीपेड रेंट कहाँ पर आता है? पर्सनल में। पर्सनल का क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्योंकि आपने जितना रेंट पहले एडवांस में पे कर दिया वो क्योंकि नेक्स्ट ईयर का था और वो आपको नेक्स्ट ईयर में पे नहीं करना पड़ेगा, इसलिए आप क्या बनोगे? क्योंकि आप पहले गिवर थे, क्योंकि अब आपको अगले साल उतना अमाउंट पे नहीं करना पड़ेगा। सो अब आप क्या बनोगे? अब आप बनोगे रिसीवर। सो आपकी जर्नल एंट्री क्या फॉर्मुलेट हुई? आपकी जर्नल एंट्री फॉर्मुलेट हुई डेबिट द रिसीवर टू क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सो प्रीपेड रेंट टू रेंट, ये आपकी जर्नल एंट्री रहेगी एडवांस एक्सपेंसेस के केस में। अगर वो आपको इंश्योरेंस दे देता है तब यहाँ पर इंश्योरेंस आ जाएगा। अगर कोई और एक्सपेंस दे देता है सो जस्ट यहाँ पर उसका नेम चेंज हो जाएगा, जैसे कि आउटस्टैंडिंग के केस में होता था। सो आउटस्टैंडिंग के केस में भी मैंने आपको रेंट कराया तो वहाँ पर रेंट आएगा, इंश्योरेंस दे रखा है इंश्योरेंस आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रखा है इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाएगा। सो ये थी आपकी प्रीपेड रेंट से रिलेटेड जर्नल एंट्री। अब हम स्टडी कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट जर्नल एंट्री।
एंड आवर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज रिसीव्ड फ्रॉम सेल्समैन ₹50,000 फॉर गुड्स सोल्ड आफ्टर डिडक्टिंग हिज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ₹5,000। अब आपने कोई सेल्समैन अपॉइंट कर रखा था, आपको उसने टास्क दे रखा था कि हमारी सेल्स करो डोर टू डोर जाकर। सो उसने कुछ सेल्स करी। अब वो कर क्या रहा है, उसने जितने की टोटल सेल्स करी उसमें से पहले उसने अपने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कट किए, जो रिमेनिंग बैलेंस बचा वो उसने आपको वापस कर दिया। सो उसने आपको वापस कितना किया है, 50,000, और उसने अपने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितने कट किए हैं, 5,000। मतलब उसने टोटल सेल तो कितने की करी होगी, टोटल सेल्स करी उसने 55,000 की, और उसने अपनी कमीशन कितनी कट करी, मतलब उसने अपने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितने कट किए, 5,000, और उसने आपको रिफ़ंड कितना किया, रिफ़ंड किया उसने आपको 50,000। सो सेल्स कितने की हुई थी, 55 की। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस उसने कितने के कट किए, 5,000 के। और आपको उसने कितने का कैश वापस किया, कैश उसने आपको दिया 50,000। सो कहाँ कहाँ पर इम्पैक्ट आया, सेल्स हुई आपकी 55,000 से, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस उसने कितने के कट किए, 5,000 के, और कैश कितना मिला आपको, सिर्फ 50,000। सो कैश कहाँ पर आता है, पहले से कर लेते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच से। सो कैश रहता है आपका रियल में, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस रहेंगे आपके नॉमिनल में, और सेल्स कहाँ पर रहेगी आपकी नॉमिनल में। और क्योंकि आपके पास कैश आया है, सो कैश का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो आपके बिजनेस में तो कैश का इनफ्लो हुआ, इसलिए आप उसे करोगे जर्नल एंट्री में डेबिट। और सेकंड इम्पैक्ट किस पे आया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे। और क्योंकि सेल्समैन ने आपको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कट करके पैसे दिए, इसका मतलब ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस किसने बियर किए, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बियर किए हैं आपके बिजनेस ने। सो बिजनेस में एक्सपेंसेस का क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो आपने एक्सपेंस कितने का बियर किया, 5,000 का। सो नेक्स्ट इम्पैक्ट किस पे आएगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और सेल्स कितने की, 55,000 से, और नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सो क्योंकि आपको इनकम हुई, वो आप किस नेम से क्रेडिट करोगे, टू सेल्स अकाउंट। और सेल्स कितने की हुई, 55,000 की। कैश कितना आया आपके पास, 50,000। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितने के कट हुए आपके, 5,000 के। उसके बाद आप नरेशन लिखोगे और इस जर्नल एंट्री को करोगे क्लोज। अब हम इसी को कर लेते हैं मॉडर्न अप्रोच से। सो मॉडर्न अप्रोच में आपके कैश कहाँ पर आएगा, कैश आएगा आपका एसेट्स में, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कहाँ पर रहेंगे, एक्सपेंसेस में, और सेल्स कहाँ पर रहेगी आपकी इनकम की कैटेगरी में। सो एसेट्स का रूल क्या है, अगर बढ़ रहे हैं डेबिट, क्योंकि कैश इंक्रीज हुआ इसलिए जर्नल एंट्री में डेबिट। एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए, जर्नल एंट्री में डेबिट। सेल्स आपकी इनकम है, इनकम इंक्रीज हुई, जर्नल एंट्री में क्रेडिट। और अब हम स्टडी कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, जिसमें उसने हमें दे रखा है कि आपने गुड्स परचेज किए, यहाँ पर लिख रखा है परचेज गुड्स फॉर ₹50,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम शंकर, पेड ₹12,000 फॉर कैरेज ऑन दीज गुड्स। कि आपने शंकर से 12,000 की परचेजेस करी और आपने उस पर 1,200 रुपये का भाड़ा पे किया। सो यहाँ पर आपको नहीं बता रखा कि आपने शंकर को पेमेंट करी या नहीं करी। सो आप क्या एज्यूम करोगे कि शंकर से आपने उधार में खरीदा, और जब आपने शंकर से सामान मंगाया और जिस भी वो कन्वीनियंस में सामान आया होगा, चाहे वो ट्रक में आया हो चाहे वो टेम्पो में आया हो, उसका आपने 1,200 रुपये कैरेज पे किया। सो कहाँ कहाँ पर इम्पैक्ट आया, पहला इम्पैक्ट आया परचेजेस पे, सेकंड इम्पैक्ट कहाँ पर आया, सेकंड इम्पैक्ट आया आपके कैरेज पे, थर्ड इम्पैक्ट कहाँ पर आया, शंकर पे, और फोर्थ इम्पैक्ट कहाँ पर आया, फोर्थ इम्पैक्ट आया आपके कैश अकाउंट पे। सो परचेजेस कहाँ पर रहता है, पहले हम इसे कर लेते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच से। सो परचेजेस रहेगा आपका एक्सपेंसेस की कैटेगरी में, सो ये आएगा नॉमिनल में। कैरेज कहाँ पर आएगा, कैरेज आएगा नॉमिनल में। शंकर से क्योंकि आपने उधार पे सामान खरीदा है, ये कहाँ पर आएगा, पर्सनल में। कैश कहाँ पर आएगा, रियल में। सो पहले हम ट्रांजैक्शन कर लेते हैं परचेजेस से रिलेटेड। आपने शंकर से सामान खरीदा है,
सो परचेजेस नॉमिनल में, नॉमिनल का क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए आप जर्नल एंट्री में क्या करोगे, आप जर्नल एंट्री में लिखोगे परचेजेस अकाउंट डेबिट, और आपने उधार पे खरीदा किससे है, शंकर से। सो शंकर क्या है, गिवर, इसलिए आप यहाँ पर लिखोगे टू शंकर, और शंकर से कितने का सामान खरीदा आपने, 50,000 का। सो ये जर्नल एंट्री रहेगी आपकी 50,000 से। और सेकंड जर्नल एंट्री किससे होगी, क्योंकि आपने कैरेज भी तो पे किया, कैरेज किसे पे किया होगा, जो भी टेम्पो वगैरह आया होगा। और कैरेज कहाँ पर आता है, कैरेज आता है नॉमिनल में। सो इसलिए क्योंकि आपने कैरेज पे किया, और कैरेज आपने कौन सा पे किया, जब आपने परचेज की थी। सो उस कैरेज को हम क्या बोलते हैं, कैरेज इनवर्ड। ऐसे ही अगर आप कैरेज पे करते हो सेल्स के टाइम, उसे हम क्या बोलते हैं, कैरेज आउटवर्ड, क्योंकि उस टाइम सामान बिजनेस से बाहर जाएगा। जब बिजनेस में सामान अंदर आएगा, उससे रिलेटेड जो कैरेज होगा उसे बोलते हैं हम कैरेज इनवर्ड। जब आप सेल करते हो उसे बोलते हैं हम कैरेज आउटवर्ड। सो सेकंड इम्पैक्ट कैरेज इनवर्ड पे, और क्योंकि आपने कैश पे किया है, ये कहाँ पर आएगा, रियल में। और रियल का रूल क्या है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो आपकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, आपकी जर्नल एंट्री रहेगी कैरेज इनवर्ड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और आपने कैरेज कितना पे किया, 1000, सॉरी कैरेज आपने पे कितना किया, 1200। सो ये जर्नल एंट्री रहेगी 1200 से। और उसके बाद आप नरेशन लिखोगे और इस जर्नल एंट्री को करोगे क्लोज। अब हम इसे कर लेते हैं मॉडर्न अप्रोच से। सो मॉडर्न में परचेजेस कहाँ पर रहेंगी, एक्सपेंसेस में, इसलिए आप इसे करोगे डेबिट, क्योंकि आपका एक्सपेंस इंक्रीज हुआ। और शंकर क्या है आपका, क्रेडिटर, क्रेडिटर कहाँ पर आते हैं, लाइबिलिटी में, लाइबिलिटी का बैलेंस इंक्रीज होता है, उसे करते हैं हम क्रेडिट। और सेकंड जर्नल एंट्री में कैरेज इनवर्ड एक्सपेंसेस में, इसलिए हमने इसको किया डेबिट। कैश कहाँ पर आता है, एसेट्स में, एसेट्स का बैलेंस डिक्लाइन हुआ, इसलिए हमने इसे किया जर्नल एंट्री में क्रेडिट। सो ये हमारी ट्रांजैक्शन ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों से हो चुकी है। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जर्नल के, वो अब मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। और हमारे जो जर्नल के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बेसिकली 5 पॉइंट्स हैं। अगर आपको उसने जर्नल एंट्रीज दे रखी हैं जिसमें उसने न्यूज़पेपर, मैगजीन्स या पीरियोडिकल इन सब के बारे में दे रखा है, सो उस सिचुएशन में आप न्यूज़पेपर और मैगजीन का अकाउंट कभी भी ओपन नहीं करोगे। आप कौन सा अकाउंट ओपन करोगे, मिससेलेनियस एक्सपेंसेस, या आप ओपन कर सकते हो सन्ड्री एक्सपेंसेस। सो न्यूज़पेपर, मैगजीन, पीरियोडिकल्स, या अगर कोई छोटा मोटा एक्सपेंस है उसके लिए आप कौन सा अकाउंट ओपन करोगे, मिससेलेनियस एक्सपेंसेस, या उसे बोल लेंगे हम सन्ड्री एक्सपेंसेस। और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर उसने आपको चेयर्स, टेबल, शोकेस या इसके अलावा कोई फर्नीचर से रिलेटेड आइटम दे रखा है, तब आप उस सिचुएशन में ओपन करोगे फर्नीचर अकाउंट, ना कि आप चेयर अकाउंट ओपन करोगे, टेबल अकाउंट ओपन करोगे। आपको क्या ओपन करना है, फर्नीचर अकाउंट। और थर्ड पॉइंट क्या है, अगर आपको दे रखे हैं पोस्ट कार्ड, एनवलप, स्टैम्प्स, ये सारे आपको कभी भी इनके अकाउंट ओपन नहीं करने। इन सबको हमने किस कैटेगरी में रखा है, इन सबको रखा है हमने पोस्टेज की कैटेगरी में। सो आपको ओपन करना पड़ेगा पोस्टेज अकाउंट। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अगर आपको इलेक्ट्रिक फैंस, लाइट, कूलर, एसी, रेफ्रिजरेटर ये सब दे रखे हैं, तब आप उस सिचुएशन में ओपन करोगे फिक्सचर अकाउंट, ना कि आप फैन अकाउंट लिखोगे जर्नल एंट्री में, आप कूलर अकाउंट लिखोगे। आपको क्या लिखना है, फिक्सचर। सो आपको जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी फिक्सचर अकाउंट से। अब हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आयरन सेफ, फिलिंग कैबिनेट्स, कंप्यूटर या उसका कोई भी पार्ट दे रखा है आपको। लाइक आपको जर्नल एंट्री दे रखी है, आपने कंप्यूटर परचेज किया, आपने तिजोरी परचेज करी जिसको हम आयरन सेफ बोलते हैं, उस सिचुएशन में आप ओपन करोगे ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, ना कि आप कंप्यूटर अकाउंट ओपन करोगे, आयरन सेफ अकाउंट ओपन करोगे। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपको रिकॉल करने पड़ेंगे जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व करोगे। So that's all for today. Keep learning and smiling. If you have any doubt, you can ask me in the comment section, and don't forget to share and subscribe to this channel
for more amazing videos. Thank you. Bye bye.